नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपनी कलम अपनी आवाज़ पे। आज हम पद्य शिक्षण की विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। इसलिए इससे पीछे वाले वीडियो में हमने पद्य शिक्षण के बारे में देखा था कि हमें कहाँ से प्राप्त होता है, इसके उद्देश्य क्या है, इसकी परिभाषाएँ क्या है, पद्य के भेद कितने हैं, ये पढ़ी थी। आज इसके आगे हम शिक्षण विधियों के बारे में चर्चा करें। यदि आपके कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, जिससे हमारी टीम का उल्लास बना रहे और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें। तो आज हम बात करें पद्य शिक्षण की विधियों के बारे में। तो पद्य शिक्षण की विधियों के बारे में हम चर्चा करें तो उससे पहले हम पद्य शिक्षण को विधियों को 3 भागों में बांटेंगे। 3 भाग कौन कौन से, जिसमें पहला है कि प्राथमिक स्तर, कि प्राथमिक स्तर पर कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, माध्यमिक स्तर पर कौन कौन सी विधियाँ होती हैं और उच्च स्तर पर कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। तो बात करें हम प्राथमिक स्तर पर। देखो, प्राथमिक स्तर पर हम 3 विधियों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें पहली विधि है भाषानुवाद विधि। भाषानुवाद विधि, इसको हम अर्थबोध विधि भी कह सकते हैं। बात करें दूसरे विधि के बारे में, तो दूसरी जो विधि है वो है गीत एवं नाट्य विधि, और इसी का दूसरा नाम होता है गीत एवं अभिनय विधि। उसके बाद में एक जो विधि आती है उसका नाम है रसास्वादन विधि। तो प्राथमिक स्तर पर हम 3 विधियों की चर्चा करेंगे। पहली भाषानुवाद विधि, दूसरी गीत एवं नाट्य विधि, तीसरी रसास्वादन विधि। बात करें हम माध्यमिक स्तर पर, तो माध्यमिक स्तर पर हम पढ़ेंगे खंडान्वय, दूसरी विधि पढ़ेंगे दंडान्वय और तीसरी विधि है हमारी व्याख्या विधि। यहाँ पर भी हम 3 विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। बात करें हम उच्च स्तर की, तो उच्च स्तर में हमारी जो पहली विधि है वो है भाष्य विधि, दूसरी विधि है वो है हमारी समीक्षा विधि, तीसरी विधि है वो हमारी है तुलना विधि और चौथी विधि है हमारी टीका विधि। तो प्राथमिक स्तर पर हम 3 विधियों की, माध्यमिक स्तर पर भी 3 विधियों की और उच्च स्तर पर हम 4 विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आगे हम चर्चा करें। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम भाषानुवाद विधि। भाषानुवाद विधि के बारे में हम चर्चा करें तो भाषानुवाद विधि क्या है, इसमें किस तरह से पढ़ाया जाता है, इसके क्या गुण हैं, क्या दोष है, इसके बारे में हम चर्चा करें। तो देखो, जो भाषानुवाद विधि है वो परंपरागत विधि मानी जाती है। अब परंपरागत विधि कैसे, कि इसमें जो होता है, जैसे प्राथमिक स्तर पर जो पद्य शिक्षण पढ़ाते हैं वो तो या तो सरल श्लोक होते हैं या कोई बाल गीत होते हैं या छोटी छोटी कविताएं होते हैं, उसके बारे में अध्ययन करवाते हैं। तो उसको हम क्या करते हैं, जो भी हमारे सामने पद्य हैं, कविता है, उसको क्या करते हैं हम शब्दों को मातृभाषा में अनुवाद करके बताया जाता है। उन शब्दों का किस में अनुवाद किया जाता है, मातृभाषा में अनुवाद किया जाता है। और पद्य शिक्षण में क्या जरूरी है कि आरोह है अवरोह का क्रम का ध्यान रखना, लय के साथ पढ़ाना। तो इसमें ना तो लय का प्रयोग होता है, ना आरोह है अवरोह का ध्यान रखा जाता है, ना गा करके पढ़ाया जाता है। परंपरागत विधि यानी कि पद्य के जो भी शब्द हैं उनको मातृभाषा में अनुवाद करके पढ़ाया जाता है। संस्कृत के जो भी पद्य हैं उनको मातृभाषा में अनुवाद कर दिया जाता है और वहाँ तक ही बताया जाता है। तो ये संस्कृत शिक्षण की परंपरागत विधि मानी जाती है और इसमें किस पद्य का मातृभाषा में अनुवाद किया जाता है। बात करें हम इसके आगे की, तो यूँ कह सकते हैं कि यदि कोई शिक्षक पद्य शिक्षण पढ़ा रहा है प्राथमिक स्तर पर और वह केवल गद्य की तरह, यानी गद्य में हमने पढ़ी थी अर्थबोध विधि, तो केवल वहाँ क्या कर रहा था कि शब्दों के अर्थ ही स्पष्ट करता है, तो पद्य में भी केवल शब्दों के अर्थ स्पष्ट कर देता है, वह विधि भाषानुवाद विधि या उसको क्या कहा जाता है, अर्थबोध विधि के नाम से जाना जाता है। केवल शब्दों के अर्थ ही स्पष्ट करता है, उसे भाषानुवाद विधि या अर्थबोध विधि कहा जाता है। बात करें हम इसके गुण की, कि यह विधि हम प्राथमिक स्तर पर पढ़ा रहे हैं तो इसके गुण क्या क्या है। तो देखो, सबसे पहले तो ये क्या है, व्यवहारिक विधि मानी जाती है। व्यवहारिक विधि कैसे, कि इसमें जो हमारी मातृभाषा में अनुवाद किया जाता है, तो यह क्या है कि व्यवहारिक विधि मानी जाती है। दूसरे गुण की बात करें तो यह प्राथमिक स्तर पर उपयोगी मानी जाती है।
प्राथमिक स्तर पर क्या मानी जाती है, उपयोगी। क्योंकि जो बालक है वो मातृभाषा को ही सीख पाता है जब छोटा होता है, उसके बाद में जो बड़ा होता है तो उसको और भाषाओं का भी ज्ञान होता है। तो ये क्या है कि प्राथमिक स्तर के लिए क्या मानी जाती है, उपयोगी मानी जाती है। और इसमें क्या है कि अर्थबोध सरलता से कर दिया जाता है। अर्थबोध यानी किसी भी शब्द का हम अर्थ बता रहे हैं तो वो क्या हो जाता है, सरलता से हो जाता है। तो अर्थबोध भी क्या हो जाता है, सरलता से करवा दिया जाता है। बात करें इसके दोषों की, तो बात करें इसके दोषों की, तो ये क्या है कि अमनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। अमनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। अमनोवैज्ञानिक विधि कैसे कि इसमें जो शब्दों के अर्थ है उसको रटने पे बल दिया जाता है, और रटने पे बल देता है वो विधि कौन सी हो जाती है, अमनोवैज्ञानिक विधि हो जाती है। बात करें इसके दूसरे दोष की, तो ये विधि क्या मानी जाती है, नीरस विधि मानी जाती है। क्योंकि यदि पद्य शिक्षण को लय ताल आरोह अवरोह पूर्वक नहीं पढ़ाया जाता तो वह क्या हो जाता है, नीरस हो जाता है। तो ये विधि अमनोवैज्ञानिक भी मानी जाती है और नीरस विधि भी मानी जाती है। आपको जो याद रखने की चीज़ें है वो है कि परंपरागत विधि है और इसके गुण और दोषों के बारे में हम चर्चा करें वो याद करें। बात करें इसके आगे, तो इसके आगे जो हमारी विधि है वो गीत एवं अभिनय विधि। अब देखो इसमें स्पष्ट है, गीत एवं अभिनय विधि में क्या है कि स्पष्ट है। तो सबसे पहले बात करें हम गीत और अभिनय विधि। गीत एवं नाट्य विधि कह दो या इसको गीत एवं अभिनय विधि भी कह सकते हैं। इसमें हम चर्चा करें तो सबसे पहले क्या होता है, तो बात करें गीत यानी इसमें जो भी पद्य है उसको क्या गीतों के द्वारा यानी गा करके क्या कराया जाता है, पढ़ाया जाता है। और उसके बाद में नाट्य या अभिनय यानी गीतों को गाने के साथ साथ उस पद्य में जो निहित भाव है उसके अनुसार क्या करता है शिक्षक, अंग संचालन भी करता है। तो अंग संचालन करता है तो वो क्या हो गया, अभिनय करता हुआ पढ़ाता है। तो इसीलिए इस विधि को गीत एवं अभिनय विधि के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या करता है बालक शिक्षक पद्य का मतलब जो कविता है, छोटे छोटे श्लोक है, सरल श्लोक है, उनके बारे में क्या करता है कि बालकों को गा करके पढ़ाया जाता है। लय ताल आदि आरोह अवरोह का ध्यान रखते हुए क्या कराया जाता है, पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि प्राथमिक स्तर पर जो पद्य शिक्षण का उद्देश्य होता है वो कक्ष में आनंद का वातावरण बनाना होता है। यानी या तो उनको गा करके रटवा दिया जाता है उन श्लोकों को और उनका अर्थ स्पष्ट कर दिया जाता है। तो वह विधि कौन सी हो जाती है, गीत एवं नाट्य विधि या अभिनय विधि। अब इस विधि में क्या होता है कि सबसे पहले पढ़ाते समय पहले शिक्षक पद्य शिक्षण का उच्चारण कर देगा। पद्य शिक्षण का उच्चारण करते बाद में वह आरोह अवरोह पूरा करने के बाद में वह क्या करेगा, बच्चों से उनका क्या करवाएगा, शिक्षण करवाएगा या उनसे बुलवाएगा। तो वह विधि भी कौन सी हो जाती है, गीत एवं अभिनय विधि। बात करें इसके गुणों की, तो पद्य शिक्षण की इस विधि के जो गुण है वह है कि प्राथमिक स्तर के जो बालक होते हैं उनमें संस्कृत के पद्यों के प्रति क्या होती है, रुचि जागृत होती है। रुचि जागृत, अब रुचि जागृत कैसे होती है, देखो पढ़ते समय या पढ़ते समय जैसे हम सुन रहे हैं उस समय हमारी जितनी अधिक इंद्रियां सक्रिय रहती हैं, हमारी जितनी अधिक इंद्रियां सक्रिय रहेगी उतनी ही क्या होगी, अच्छी तरीके से हम समझ पाएंगे। और इसमें गा भी रहा है और अभिनय भी कर रहा है यानी अंग संचालन भी कर रहा है। तो इसमें क्या है कि ज़्यादा इंद्रियां सक्रिय रहती है और ज़्यादा इंद्रियां सक्रिय रहती है उसमें क्या है कि समझने में समय नहीं लगता। तो यह क्या है कि प्राथमिक स्तर पर जो बालक है उनको पद्य शिक्षण के प्रति रुचि उत्पन्न करने में क्या है, उपयोगी विधि मानी जाती है। यह विधि है वो प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए क्या मानी जाती है, उपयुक्त विधि मानी जाती है। तो यह विधि प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए क्या मानी जाती है, उपयुक्त विधि मानी जाती है या उपयोगी विधि मानी जाती है। इसमें क्या करते हैं, यदि लय ताल पूर्वक गा कर पढ़ाते हैं तो छात्र स्वयं सक्रिय होकर के भाग लेते हैं। छात्र क्या करते हैं, स्वयं सक्रिय होकर के क्या लेंगे, भाग लेंगे। तो इसके बाद तीसरे गुण की बात करें तो छात्र स्वयं सक्रिय होकर इसमें भाग लेते हैं। और इसमें विषय वस्तु है जो हमें पढ़ा रहे हैं उस विषय वस्तु को सरल रूप देकर क्या कराया जाता है, शिक्षण कार्य करवाया जाता है या पढ़ाया जाता है। तो इस विधि में विषय वस्तु है उसको सरल रूप दे करके पढ़ाया जाता है। बात करें हम इसके दोषों की, तो दोषों में क्या है, दोषों में सबसे पहला
कि इसमें कविता में जो निहित भाव है या पद्य में जो निहित भाव है उनको स्पष्ट नहीं किया जाता। केवल क्या है कि गाने का और अभिनय का ही काम किया जाता है, उसमें निहित भाव क्या है इसको स्पष्ट नहीं किया जाता। और दूसरा बात करें तो ये क्या है कि सभी स्तरों के लिए क्या मानी जाती है, अनुपयोगी मानी जाती है, यानी सभी स्तरों के लिए उपयोगी नहीं मानी जाती, केवल और केवल किसके लिए उपयोगी मानी जाती है, प्राथमिक स्तर पर। तो जिस विधि में गाकर तथा साथ में अभिनय करके पढ़ाया जाता है वह विधि गीत एवं नाट्य विधि या गीत एवं अभिनय विधि के नाम से जानी जाती है। बात करें हम इसके आगे की, तो इसके आगे जो हमारी विधि है वो है रसास्वादन विधि। रसास्वादन विधि है हमारी आगे की। उसमें देखिए क्या होता है, रसास्वादन विधि। बात करें हम रसास्वादन विधि की, तो देखो रसास्वादन जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला तो है रस और दूसरा है आस्वादन। रस तथा आस्वादन यानी संपूर्ण रस के साथ में पढ़ना या संपूर्ण रस के साथ में पद्य शिक्षण का अध्ययन करना। अब देखो रसास्वादन विधि में होता है क्या कि इसमें हमने पढ़ा था कि नाट्य विधि या अभिनय विधि में गा करके पढ़ाया जाता है और अब साथ में अभिनय करवाया जाता है। तो इसमें हम बात करें तो यदि कोई शिक्षक पद्य पढ़ाते समय आरोह अवरोह लय पूर्वक इत्यादि ताल युक्त पढ़ाता है और साथ ही साथ अपने पद्य में जो भाव नीत होते हैं उनके अनुसार अंग संचालन करता है, तो वह विधि तो हो जाती है अपनी नाट्य एवं अभिनय विधि। और इसमें क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है कि शिक्षक तो गाएगा, अपने अंग संचालन भी करेगा, शिक्षक के साथ साथ में बच्चे भी उसी प्रकार का अनुकरण करते हैं। बालक भी क्या करते हैं, शिक्षक का अनुकरण करते हैं। यानी जिस प्रकार शिक्षक अपने हाव भाव या अंग संचालन करता है तो छात्र भी क्या करेगा, उसी प्रकार अंग संचालन करेगा। अब यहाँ से जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये है कि यदि परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि प्राथमिक स्तर की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है या सबसे उपयुक्त विधि कौन सी मानी जाती है, तो देखो सबसे उपयोगी विधि यदि रसास्वादन विधि ऑप्शन में है तब तो हमें मानना है रसास्वादन विधि को, और रसास्वादन विधि हमारे ऑप्शन में नहीं है तो हमें मानना है नाट्य एवं अभिनय विधि को, या गीत एवं नाट्य विधि या गीत एवं अभिनय विधि को हमें सर्वश्रेष्ठ विधि मानना है। तो इस विधि में शिक्षक के साथ साथ छात्र भी जिस विधि में अपने अंग संचालन करें या छात्र शिक्षक का अनुकरण करें वह विधि कौन सी हो जाती है, रसास्वादन विधि। और यह प्राथमिक स्तर के लिए सबसे उपयोगी विधि मानी जाती है।